नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और बचाव, जैसा कि सीईटी एग्ज़ाम में ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। WHO के अनुसार नशीली दवाओं का सेवन किस प्रकार की समस्या के रूप में देखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या। तो गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग वर्तमान समय की गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। और निम्न में से कौन सा व्यसन यानी कि कौन सी लत एडिक्शन की सबसे उपयुक्त विशेषता होती है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी, पदार्थ के सेवन की तीव्र और बाध्यकारी इच्छा। व्यसन में व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ के सेवन के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अत्यधिक निर्भर हो सकता है तथा इच्छा होने पर भी सेवन को छोड़ना उसके लिए कठिन हो जाता है जब लत लग जाती है। नशीली दवाओं के संदर्भ में टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है? तो समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता। तो उत्तर हो जाएगा समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता। सहनशीलता में सबसे पहले जितना प्रभाव प्राप्त करने के लिए समय के साथ अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। डिपेंडेंस का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? तो दवा के बिना सामान्य कार्य करने में कठिनाई करना। दवा के बिना सामान्य कार्य करने में कठिनाई से। तो व्याख्या हो जाएगी निर्भरता में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पदार्थ पर क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग व्यक्ति के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो उत्तर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों को। नशीले पदार्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सामाजिक प्रभाव हो सकता है? सामाजिक विघटन, उत्पादकता में निश्चित वृद्धि, पारिवारिक संबंध में सुधार या अपराध में कमी। तो उत्तर हो जाएगा सामाजिक विघटन। नशीली दवाओं का दुरुपयोग सामाजिक समस्याओं और पारिवारिक विघटन को बढ़ा सकता है। व्यसनी व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह हमेशा सेवन की मात्रा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। गलत है। वह नशा प्राप्त करने के लिए गलत साधनों का सहारा ले सकता है। यही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है जो है, तो व्यसनी व्यक्ति नशा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा, धोखाधड़ी का सहारा या अपराध का सहारा ले सकता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निम्न में से किस समस्या का संबंध बताया गया है? अपराध, हिंसा, सामाजिक विघटन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सामाजिक प्रभावों में अपराध, हिंसा और सामाजिक विघटन शामिल हो सकते हैं। भारत में नशीले पदार्थों के संबंध में निम्न में से कौन सा समूह जो है उल्लिखित है? तो शराब, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा। ये जो है सिंथेटिक ड्रग्स के दुरुपयोग का उल्लेख यूज किया गया है। भारत में शराब, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा तथा विभिन्न सिंथेटिक ड्रग्स का दुरुपयोग का उल्लेख किया गया है। नशीली दवाओं का सेवन किस प्रकार के रोग से संबंधित बताया गया है? तो क्रोनिक, रिलैप्सिंग और ट्रीटेबल डिजीज़। तो क्रोनिक, रिलैप्सिंग, ट्रीटेबल डिजीज़। नशे को दीर्घकालिक का मतलब होता है क्रोनिक, दीर्घकालिक यानी कि बहुत लंबे समय तक, और पुनरावृत्ति यानी कि रिलैप्सिंग का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति। अगर बात करें किसकी? रिलैप्सिंग की, तो रिलैप्सिंग का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति। और क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक का मतलब क्या होता है? दीर्घकालिक। और ट्रीटेबल का मतलब क्या होता है? उपचार योग्य रोग बताया गया है। व्यसन और व्यसनी दोनों क्या होता है? देखो, व्यसन की स्थिति में व्यक्ति हमेशा क्या करता है? पदार्थ के सेवन को नियंत्रित नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही है, पदार्थ के सेवन को नियंत्रित नहीं कर पाता। व्यसन में व्यक्ति स्वयं इच्छा के बावजूद सेवन छोड़ने में कठिनाई अनुभव करता है। जब वह किसी भी व्यक्ति को लत लग जाती है तो व्यक्ति स्वयं की इच्छा के बावजूद सेवन छोड़ने में कठिनाई अनुभव करता है। निम्न में से कौन सा व्यसनी व्यक्ति की पहचान से संबंधित नहीं है? सेवन की मात्रा और समय पर नियंत्रण करना, परिवार और सामाजिक जीवन की हानि के बावजूद सेवन जारी रखना। उत्तर नंबर बी हो जाएगा। नशीले पदार्थों से हमेशा पूर्ण दूरी बनाए रखना। नहीं है, पूछ रहा है। व्यसनी व्यक्ति की पहचान से संबंधित नहीं है। अच्छा, तो सेवन की मात्रा और समय पर नियंत्रण खोना, ये तो है। परिवार और सामाजिक जीवन की हानि के बावजूद सेवन जारी रखना, ये भी है। नशा प्राप्त करने के लिए गलत साधनों का प्रयोग करना, ये भी है। लेकिन नशीले पदार्थों से हमेशा पूर्ण रूप से दूरी बनाए रखना, ये उत्तर नहीं है। पूर्ण रूप से व्यसन की पहचान नहीं है, बल्कि व्यसन से बचाव उपचार का लक्ष्य हो सकता है। वैश्विक और भारतीय परिदृश्य के संदर्भ में देखें तो नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार किस प्रकार की समस्या को बढ़ा सकता है? संगठित अपराध को, शिक्षा के विस्तार को, स्वास्थ्य सुधार, रोजगार वृद्धि। संगठित अपराध को, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को संगठित अपराध से जोड़ा गया है। नशीले पदार्थ का दुरुपयोग की समस्या भारत में कहाँ कहाँ फैलने की बात कही गई है?
तो ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैलने की बात कही गई है। नशे की समस्या शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही है। इमेज के अनुसार किन राज्यों और क्षेत्रों में मादक पदार्थों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक बताई गई है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में जो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में कुछ सीमावर्ती राज्यों में मादक पदार्थों की जो उपलब्धता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। एक तो पंजाब में, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में और एक दिल्ली में, यानी ऊपरी जो इलाका है और राजस्थान है। प्रमुख अवधारणा है डिपेंडेंस और विड्रॉल। प्रमुख अवधारणा है डिपेंडेंस और विड्रॉल की। प्रॉपर यूज़ का सही अर्थ क्या है? डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा का उपयोग करना। प्रॉपर यूज़ का मतलब हो जाएगा निर्धारित मात्रा में समय का पालन करना। निम्न में से कौन सा ड्रग एब्यूज़ का उदाहरण है? ड्रग एब्यूज़ की बात करें तो चिकित्सकीय आवश्यकता के बिना नशीली दवा बार बार लेना ड्रग एब्यूज़ का उदाहरण है। तो चिकित्सकीय आवश्यकता के बिना नशीली दवाओं को बार बार लेना सेवन का दुरुपयोग माना जाता है। सहनशीलता का प्रारंभिक संकेत क्या माना गया है? पहले जितना प्रभाव पाने के लिए मात्रा को बढ़ा देना। पहले जितना प्रभाव है उस प्रभाव पाने की मात्रा को बढ़ा देना। टॉलरेंस में समान प्रभाव के लिए धीरे धीरे अधिक मात्रा की आवश्यकता हो सकती है। टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता बढ़ाने के लिए समान प्रभाव है उसके लिए धीरे धीरे अधिक मात्रा की क्या हो सकती है? आवश्यकता हो सकती है। टॉलरेंस के लिए, किसके लिए? टॉलरेंस के लिए अधिक आवश्यकता हो सकती है समान प्रभाव के लिए धीरे धीरे अधिक मात्रा को बढ़ाने के लिए। शारीरिक निर्भरता में शरीर दवा का अभ्यस्त हो जाता है या व्यक्ति दवा को कभी नहीं छोड़ता या दवा का प्रभाव समाप्त हो जाता है, केवल सामाजिक परिवर्तन होता है। तो शारीरिक निर्भरता की बात है तो शरीर दवा का अभ्यस्त हो जाता है। अभ्यस्त का मतलब होता है उसका आदी हो जाता है, उसकी लत लग जाती है दवा की उसको। शारीरिक निर्भरता में शरीर पदार्थ का अभ्यस्त हो जाता है और उसे बंद करने पर विड्रॉल सिम्पटम दिखाई दे सकते हैं। विड्रॉल जो सिम्पटम है वो दिखाई दे सकते हैं यदि वो उसको बंद करने वाला होता है। मानसिक निर्भरता में व्यक्ति को क्या लग सकता है? मानसिक निर्भरता में व्यक्ति को बिना नशे के वो सामान्य खुश नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। तो बिना नशे के वो सामान्य रूप से खुश नहीं रह सकता। मानसिक निर्भरता में व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से पदार्थ पर निर्भरता महसूस कर सकता है। अचानक नशा बंद करने पर दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? विड्रॉल सिम्पटम। तो विड्रॉल सिम्पटम नशीले पदार्थों का सेवन अचानक बंद करने पर उत्पन्न होने वाले लक्षणों को विड्रॉल सिम्पटम कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विड्रॉल सिम्पटम है? घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, उपयुक्त सभी। तो घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, उपयुक्त सभी। घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, नींद नहीं आना, कम कभी होना आदि लक्षण बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा विड्रॉल सिम्पटम नहीं है? नींद न आना, कम कभी, उल्टी या आत्मविश्वास में निश्चित वृद्धि। तो आत्मविश्वास में निश्चित वृद्धि। अगर विड्रॉल सिम्पटम है तो उनमें नींद न आना, कम कभी होना, उल्टी, चिड़चिड़ापन, अवसाद आदि हो सकते हैं। डिपेंडेंस के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? डिपेंडेंस के दो प्रमुख प्रकार हैं शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। व्यक्ति निर्भरता को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता में विभाजित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी नशीली दवाओं के दुरुपयोग का कारण नहीं है? केवल आनंद या उत्साह प्राप्त करना, ये हो जाएगा। अच्छा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग यानी कि उनका दुरुपयोग करने का कारण नहीं है। केवल आनंद या उत्साह प्राप्त करना बिल्कुल है। तनाव कम करना ये भी है। डॉक्टर की निर्धारित मात्रा और समय का पालन करना ये भी है। लेकिन चिकित्सकीय पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है अपन से निम्न में से कौन सा नशीली दवाओं के दुरुपयोग पूछ रहा है। दुरुपयोग पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, दुरुपयोग का कारण कौन सा नहीं है। मतलब दुरुपयोग किससे नहीं हो सकता? तो केवल आनंद या उत्साह प्राप्त करने से तो हो सकता है, तनाव कम करने से भी हो सकता है, डॉक्टर की निर्धारित मात्रा और समय का पालन करने से भी हो सकता है। लेकिन चिकित्सकीय आवश्यकता के बिना क्या करना? सेवन करना, इससे भी हो सकता है। लेकिन सी वाला डॉक्टर की निर्धारित मात्रा और समय के अनुसार निर्धारित मात्रा और समय का पालन करना, इससे जो है दुरुपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर के कहे अनुसार अगर चलेंगे दुरुपयोग कैसे हो सकता है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेना प्रॉपर यूज है, अब्यूज नहीं है ना। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेना प्रॉपर यूज होता है, अब्यूज नहीं होता है। ड्रग क्लासिफिकेशन एंड एल्कोहलिज्म यानी कि शराब और ड्रग क्लासिफिकेशन। निम्न में से कौन सा ओपिएटस का उदाहरण है? अफीम, LSD, शराब, कैफीन। अगर बात करें क्वेश्चन की ओपिएटस का उदाहरण कौन सा है? अफीम है, LSD है, शराब है या कैफीन है। तो उत्तर हो जाएगा अफीम। ओपिएटस के उदाहरणों में अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, मेथाडोन और कोडीन दिए गए हैं।
अगर बात करें ओपिएटस के उदाहरण में कौन कौन सा आ जाता है? अफीम आ जाता है, मॉर्फिन आ जाता है, हेरोइन आ जाती है, ब्राउन शुगर आ जाता है, स्मेक आ जाती है, मेथाडोन आ जाता है, कोडीन आ जाता है। तो ये सब ओपिएट्स के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा कैनाबीज वर्ग से संबंधित है? कैनाबीज का मतलब है गांजा, मॉर्फिन, एलएसडी, वेलियम। तो उत्तर हो जाएगा गांजा। कैनाबीज वर्ग में क्या क्या आता है? गांजा आता है, हशीश आता है, चरस आता है, भांग आता है। तो गांजा होता है, भांग होता है, हशीश होता है, चरस होता है, ये सब कैनाबीज वर्ग के अंतर्गत आता है। एम्फेथेमिन और कोकेन किस वर्ग में रखे गए हैं? एक तो एम्फेथेमिन और कोकेन किस वर्ग में रखे गए हैं? ऑप्टियस स्टिमुलेटेंट्स और हेलुसिनोगेंस और डिप्रेसेंट्स। तो स्टिमुलेटेंट्स यानी कि स्टिमुलेंट्स। तो एम्फेथेमिन, कोकीन और क्रैक यानी कि एम्फेथेमिन, कोकीन और क्रैक को उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेंट्स में रखा गया है, उत्तेजक के रूप में रखा गया है। किसको? एम्फेथेमाइन और कोकेन को क्रैक और उत्तेजक स्टिमुलेंट्स में रखा गया है। एलएसडी किस वर्ग का उदाहरण है? डिप्रेसेंट का, स्टिमुलेंट का, या हेलुसिनोगेन का, या ओपिएट का। तो उत्तर हो जाएगा हेलुसिनोगेन का। एलएसडी की बात करें तो एलएसडी जो है विभ्रमकारी औषधि होती है। तो एलएसडी को जो है हेलुसिनोगेन में रखा गया है, ध्यान रखें। तो एलएसडी का जो है हेलुसिनोगेन में रखा गया है। हेलुसिनोगेन में किसको रखा गया है? एलएसडी को। अगला प्रश्न है, एल्कोहल किस वर्ग से संबंधित है? शराब किससे संबंधित है? डिप्रेसेंट से, स्टिमुलेंट से, ओपिएट्स से, या कैनाबीज से। तो डिप्रेसेंट से किसको रखा गया है? शराब को, एल्कोहल को अवसाधक। किसके रूप में? अवसाधक। डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है? अवसाधक। तो डिप्रेसेंट यानी कि अवसाधक के रूप में किसको रखा गया है? एल्कोहल को रखा गया है। तो एल्कोहल को अवसाधक यानी डिप्रेसेंट दवाओं के रूप में रखा गया है। स्पीड या अप्स नामक किस वर्ग से संबंधित है? अगर बात करें स्पीड या अप्स नामक किस वर्ग से संबंधित है? स्टिमुलेंट से, डिप्रेसेंट से, ओपिएट्स से, या हेलुसिनोगेन से। तो अगर बात करें स्पीड या अप्स, तो स्पीड या अप्स को किस में रखा गया है? स्टिमुलेंट से। उत्तेजक दवाओं को स्पीड या अप्स कहा जाता है। जो भी उत्तेजक एक्साइटेड करती है कोई भी दवाई, तो उनको क्या कहा जाता है? स्पीड या अप्स कहा जाता है। उत्तेजक दवाओं के अंतर्गत आ जाता है। उत्तेजक का नाम होता है स्टिमुलेंट्स और स्पीड या अप्स कहा जाता है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? स्पीड या अप्स को स्टिमुलेंट्स। हेलुसिनोगेंस मुख्यतः किस क्षमता को प्रभावित करते हैं? तो हेलुसिनोगेंस मुख्यतः देखने, सुनने और महसूस करने की जो सामान्य क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं। हेलुसिनोगेंस वास्तविकता की अनुभूति को प्रभावित कर सकते हैं तथा मति भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हैं, बुद्धि में भ्रम पैदा कर सकते हैं। तो हेलुसिनोगेंस जो होते हैं वो वास्तविकता की अनुभूति को प्रभावित कर सकते हैं और मति भ्रम यानी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। डिप्रेसेंट का सामान्य प्रभाव क्या होता है? मस्तिष्क की गतिविधि को क्या कर देता है? ये धीमा कर देता है। डिप्रेसेंट्स मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा करते हैं। मतलब मस्तिष्क की गतिविधि धीमा का मतलब होता है शांति, नींद, आराम का अनुभव करा सकते हैं। जैसा डिप्रेसेंट हो सकता है, मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर सकते हैं, शांति, नींद और आराम का अनुभव करा सकते हैं। मद्यपान यानी कि शराब का सेवन करना। अनियंत्रित और अत्यधिक शराब का सेवन करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, व्यवहार पर और सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ने लगने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो एल्कोहलिज्म। तो एल्कोहलिज्म कहलाती है नियमित, अत्यधिक, अनियंत्रित शराब सेवन से स्वास्थ्य, व्यवहार और सामाजिक जीवन प्रभावित होने को एल्कोहलिज्म कहा जाता है। इनमें से कौन सा शराब का तात्कालिक प्रभाव है? निर्णय क्षमता में कमी, यकृत सिरोसिस, कैंसर या जोखिम, दीर्घकालिक उच्च रक्तचाप। निर्णय क्षमता में कमी, संतुलन बिगड़ना, प्रतिक्रिया समय बढ़ना। प्रतिक्रिया कोई भी रिएक्शन करने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा तत्काल प्रभाव से बढ़ जाता है। और निर्णय की जो क्षमता है, जो डिसीजन है, वो उस डिसीजन लेने की क्षमता में कमी आ जाती है। संतुलन बिगड़ जाता है, उसका प्रतिक्रिया समय बढ़ जाता है आदि तत्काल प्रभाव है। शराब के दीर्घकालीन शारीरिक प्रभाव में कौन सा शामिल है? शराब के दीर्घकालीन शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यकृत सिरोसिस, संतुलन बिगड़ना, प्रतिक्रिया समय बढ़ना या आक्रामक व्यवहार। तो यकृत सिरोसिस यानी कि जो लीवर होता है वो खराब हो जाता है। इसमें लीवर पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है शराब।
तो दीर्घकालिक प्रभाव में यानी कि यकृत सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, यकृत सिरोसिस हो जाता है, हृदय में रोग हो जाता है, पाचन विकार से संबंधित रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। तो शरीर पर अनेक प्रभाव पड़ता है, जैसे यकृत सिरोसिस हो जाता है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग हो जाता है, पाचन विकार हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इनका जोखिम रहता है। अगला है शराब के दीर्घकालीन मानसिक प्रभाव में कौन सा शामिल है? तो शराब के दीर्घकालीन मानसिक प्रभाव में यकृत सिरोसिस और शराब के दीर्घकालीन लंबे समय तक मानसिक रूप से पूछ रहा है, ये शारीरिक रूप से नहीं पूछ रहा। शारीरिक रूप से यकृत सिरोसिस हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से तो उसको टेंशन ही टेंशन रहेगी, मतलब अवसाद से गिरा रहेगा, वो दुख से गिरा रहेगा। तो मानसिक प्रभाव में अवसाद, चिंता, देखो मानसिक प्रभाव में क्या आता है, अवसाद आ जाएगी, चिंता आ जाएगी, चिंता में गिरा रहेगा, स्मृति धीरे धीरे खत्म होते लग जाएगी, और वो क्या कर लेगा, आत्महत्या का जोखिम भी उठा सकता है, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट भी हो सकती है, मति भ्रम आदि बताए गए यदि वह ज़्यादा शराब पीता है। शराब के सामाजिक प्रभाव में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो शराब के सामाजिक प्रभाव में पारिवारिक कलह हो सकती है, या घरेलू हिंसा हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है। उपयुक्त सभी शराब के दुरुपयोग से सामाजिक प्रभावों में पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा और बेरोजगारी शामिल होती है। व्यसन की अवस्थाएं, व्यसन या लत की प्रगतिशील अवस्था में कुल कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई गई? व्यसन या लत की प्रगतिशील जो अवस्था है उसमें कुल कितनी अवस्थाएं बताई गई? तो उत्तर हो जाएगा तीन अवस्थाएं बताई गई है। एक तो व्यसन या लत में एक तो प्रारंभिक अवस्था बताई गई है, एक मध्य अवस्था बताई गई है। एक तो प्रारंभिक अवस्था होगी, एक मध्य अवस्था होगी, और एक स्थायी यानी क्रॉनिक अवस्था होगी। प्रारंभिक, मध्य अवस्था और स्थायी क्रॉनिक अवस्था होगी। प्रारंभिक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रारंभिक अवस्था की सहनशीलता में वृद्धि होना, या पूर्ण सामाजिक अलगाव, या हमेशा नशे में रहना, या उपचार समाप्त होना। तो सहनशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में पहले जितना नशा पाने के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होने लग जाती है। सहनशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें पहले जितना नशा पा रहा है वो, उस नशा पाने के लिए अधिक मात्रा की क्या होने लग जाती है, उसको सहनशीलता में आवश्यकता होने लग जाती है। ब्लैकआउट्स का अर्थ क्या होता है? ब्लैकआउट्स नशे के दौरान किए गए कार्य को भूल जाना। बिल्कुल, नशे के दौरान किए गए कार्य को भूल जाना क्या हो जाता है? ब्लैकआउट का मतलब होता है नशे के दौरान किए गए जो कार्य होते हैं उन कार्यों को क्या हो जाना, भूल जाना, वो क्या कहलाता है? ब्लैकआउट्स कहलाता है। मध्य अवस्था में व्यक्ति किस पर नियंत्रित हो सकता है? तो मध्य अवस्था जो होती है उस पर व्यक्ति जो है मात्रा, नींद और समय, तो मात्रा, समय और स्थान, इनकी अगर बात करें मध्य अवस्था, कौन सी अवस्था? मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में नशे की जो मात्रा होती है, उसका जो समय होता है, उसका जो स्थान होता है, उस पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण खो जाता है, ये बात कही गई है। मध्य अवस्था में उसकी मात्रा कितना पी रहा है, वह कितना समय पी रहा है, और कौन से स्थान पर है, तो इस प्रकार से खो जाने की बात मध्य अवस्था में आती है। और जैसे आपने पहला पढ़ा प्रारंभिक अवस्था में, तो प्रारंभिक अवस्था में ब्लैकआउट नशे के दौरान कार्य को भूल जाता है, और प्रारंभिक अवस्था में पहले जितना नशा पाने के लिए अधिक मात्रा की क्या होने लग जाती है, वो आवश्यकता। प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा आवश्यकता होने लग जाती है। मध्य अवस्था की बात करें तो मध्य अवस्था में व्यक्ति किस पर नियंत्रण खो सकता है? तो किस पर नियंत्रण खो सकता है? मात्रा, समय और स्थान पर, केवल भोजन पर, केवल नींद पर। किस पर नियंत्रण खो ले? कंट्रोल किस पर नहीं रहता? केवल शिक्षा पर। तो मात्रा, समय और स्थान। तो मध्य अवस्था में नशे की मात्रा, समय और स्थान पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण खो जाने की बात कहता है। स्थायी यानी कि क्रॉनिक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? स्थायी या क्रॉनिक अवस्था की प्रमुख विशेषता है अत्यधिक कम सहनशीलता, नशे के प्रति अत्यंत कम सहनशीलता, नशे से स्वतः मुक्ति, या सामाजिक जीवन में निश्चितता। तो नशे के प्रति अत्यंत, उसमें क्या हो जाती है? कम सहनशीलता। जब थर्ड स्टेज पे चला जाता है तो नशे के प्रति उसमें बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ही कम सहनशीलता होती है। क्रॉनिक अवस्था में थोड़ी सी मात्रा को भी भारी नशा होने की स्थिति बताई गई है। थोड़ी सी क्रॉनिक अवस्था यानी लास्ट जो थर्ड अवस्था होती है क्रॉनिक अवस्था, तो उसमें थोड़ी सी जो मात्रा होती है, तो थोड़ी सी मात्रा को भी भारी नशा होने की क्या बताई गई है? स्थिति बताई गई है। अगला प्रश्न है व्यसन के कारण रोकथाम और उपचार और पुनर्वास। व्यसन के कारण रोकथाम और निम्न में से कौन सा व्यसन का जैविक कारण है? जैविक यानी कि जीव से संबंधित, शरीर से संबंधित। शारीरिक, आनुवांशिक प्रवृत्ति, मित्रों का दबाव, बेरोजगारी या पारिवारिक समस्या। तो आनुवांशिक प्रवृत्ति जैविक कारक हो जाएगा। आनुवांशिक प्रवृत्ति मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम, यानी कि आनुवांशिक प्रवृत्ति क्या करती है? आनुवांशिक प्रवृत्ति मस्तिष्क के जो रिवार्ड सिस्टम होता है उस रिवार्ड सिस्टम में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन जैविक कारणों में शामिल है। न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन जैविक कारणों में क्या हो जाता है? शामिल
तो आनुवंशिक प्रवृत्ति मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम में परिवर्तन और न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन जैवी कारणों में शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यसन का मनोवैज्ञानिक कारण है? तनाव, पीयर प्रेशर, परिवार में नशा, आसान उपलब्धता। तो उत्तर हो जाएगा तनाव। तनाव जो होता है, निम्न में से कौन सा व्यसन मनोवैज्ञानिक कारण है? तो तनाव मनोवैज्ञानिक कारण हो जाता है। तनाव, अवसाद, अकेलापन, आत्मसम्मान की कमी, असफलता का डर आदि मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। पीयर प्रेशर का अर्थ क्या होता है? पीयर प्रेशर मित्रों और साथियों का क्या हो जाता है? दबाव। ये पीयर प्रेशर के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है, निम्न में से कौन सा सामाजिक कारण है? तो सामाजिक कारण के अंतर्गत क्या आ जाएगा? मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम में परिवर्तन, न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन। बिल्कुल, न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन भी गलत है। ये न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन जो है शारीरिक कारण होता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति भी जैविक कारण, मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम में परिवर्तन ये भी जैविक कारण। जबकि मीडिया का जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है? सामाजिक कारण। मीडिया का जो प्रभाव होता है वह सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पीयर प्रेशर यानी कि फैशन और आधुनिकता। पीयर प्रेशर यानी कि जो ग्रुप यानी कि अपने मित्रों का जो दबाव होता है वह। फैशन और आधुनिकता, मीडिया का प्रभाव, बेरोजगारी और पारिवारिक समस्याएं सामाजिक कारणों में शामिल होती है। एक तो बेरोजगारी, मीडिया का प्रभाव, आधुनिकता, फैशन, पीयर प्रेशर, ये सब सामाजिक कारणों में शामिल होती है। निम्न में से कौन सा पारिवारिक कारण है? पारिवारिक यानी कि परिवार से संबंधित कारण। माता पिता का क्या करना? नशा करना। बिल्कुल यही हो जाएगा, माता पिता का नशा करना जो है पारिवारिक कारण में आ जाएगा। माता पिता का नशा करना, टूटे हुए परिवार, निगरानी का अभाव रखना, घरेलू हिंसा पारिवारिक कारणों में है। रोकथाम, व्यक्तिगत स्तर पर नशे की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय उचित होता है? तो व्यक्तिगत स्तर पर नशे की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय उचित होगा? तनाव प्रबंधन सीखना, नशीले पदार्थों का प्रयोग करना, गलत संगति अपनाना, समस्या को छिपाना। तनाव का प्रबंधन सीख जाना यानी कि सही जानकारी प्राप्त करना। तनाव प्रबंधन, खेल, योग, सही जानकारी प्राप्त करना। तनाव प्रबंधन, खेल, योग, ध्यान तथा अच्छे मित्रों का चयन व्यक्तिगत स्तर के उपाय होते हैं। परिवार के स्तर पर नशे की रोकथाम का प्रमुख उपाय क्या है? परिवार के स्तर पर पारिवारिक समस्याओं के छिपाना, बच्चे को अकेला छोड़ देना। उत्तर हो जाएगा बच्चों से खुला संवाद करना। बच्चों से खुला संवाद करना, बच्चों से जो है खुला संवाद करना। परिवार के स्तर पर नशे की रोकथाम का प्रमुख उपाय क्या है? बच्चों से खुला संवाद करना। बिल्कुल, निगरानी समाप्त करना, पारिवारिक समस्याएं छिपाना, बच्चों को अकेला छोड़ना। तो बच्चों से खुला संवाद करना। बच्चों से खुला संवाद, सकारात्मक पारिवारिक वातावरण और उचित निगरानी पारिवारिक स्तर के प्रमुख उपायों के अंतर्गत आती है। विद्यालय स्तर पर निम्न में से कौन सा नशा रोकथाम का उपाय होता है? नशा रोकथाम का उपाय कौन सा होता है? तो लाइफ स्किल एजुकेशन, नशे की उपलब्धता को बढ़ाना, विद्यार्थियों को अलग थलग करना या परामर्श समाप्त करना। तो लाइफ स्किल एजुकेशन। विद्यालय स्तर पर जीवन कौशल शिक्षा, विद्यालय स्तर पर जीवन कौशल की शिक्षा देना, नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श सेवाएं महत्वपूर्ण होती है। तो लाइफ स्किल एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है? विद्यालय स्तर पर जीवन से संबंधित स्किल उसको पढ़ाया जाए, उसकी शिक्षा दी जाए। तो जीवन कौशल शिक्षा, नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श वाले महत्वपूर्ण है। उपचार और पुनर्वास। उपचार और पुनर्वास की पहली अवस्था कौन सी होती है? काउंसलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन या रिहेबिलिटेशन या रोजगार सहायता। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उपचार में पहले निर्विषीकरण करना। निर्विषीकरण का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि फिर परामर्श या मनोचिकित्सा, फिर उसको परामर्श या मनोचिकित्सा और उसके बाद पुनर्वास प्रमुख चरण है। तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है यानी कि निर्विषीकरण किया जाएगा, उसके बाद परामर्श दिया जाएगा, मनोचिकित्सा की जाएगी, है ना। पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा, फिर परामर्श या मनोचिकित्सा प्रदान की जाएगी, उसके बाद पुनर्वास प्रमुख चरण होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य शरीर से नशीले पदार्थों के प्रभाव से बाहर आने में चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना। तो शरीर से नशीले पदार्थों के प्रभाव से, नशीले पदार्थों का जो प्रभाव है उससे बाहर आने में चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना। डिटॉक्सिफिकेशन में चिकित्सकीय निगरानी में नशे से छुड़ाने यानी कि नशे से छुड़ाने और विड्रॉल सिम्पसन का उपचार करने पर बल दिया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन में चिकित्सकीय निगरानी में नशे से छुड़ाने और विड्रॉल सिम्पसन का उपचार करने पर बल दिया जाता है। निम्न में से कौन सा काउंसलिंग यानी मनोचिकित्सा का हिस्सा होता है? व्यक्तिगत परामर्श, समूह चिकित्सा, परिवार चिकित्सा, उपयुक्त सभी। तो काउंसलिंग में सभी आते हैं। परामर्श और मनोचिकित्सा में व्यक्तिगत रूप से समूह या परिवार या व्यवहार चिकित्सा शामिल होती है। तो काउंसिल तो सब कर सकते हैं, परामर्श सब कर सकते हैं। परामर्श मनोचिकित्सा में व्यक्तिगत, समूह, परिवार, व्यवहार और चिकित्सा शामिल होती है। पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? रिहेबिलिटेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
व्यक्ति को समाज में पुनर्स्थापित करना, नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ाना, व्यक्ति को सामाजिक जीवन से अलग करना या केवल दवा करना। तो व्यक्ति को समाज में पुनर्स्थापित करना क्या होता है? पुनर्वास। पुनर्वास यानी पुनः स्थापित करना। तो उत्तर हो जाएगा पुनर्वास। पुनर्वास में समाज में क्या हो जाता है? पुनर्स्थापित हो जाता है, रोजगार सहायता प्रदान की जाती है, शिक्षा और कौशल विकास आता है, आत्मविश्वास का पुनः निर्माण किया जाता है, इनके फिर से उस चीज़ को स्थापना कर देना है, क्या कहलाता है? पुनर्वास कहलाता है। निम्न में से कौन सा पुनर्वास का उद्देश्य नहीं है? आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये तो है। शिक्षा रोजगार पुनः जोड़ना, स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन जीना, नशे की पुनः शुरुआत को बढ़ा देना, ये गलत हो जाएगा। पुनर्वास का उद्देश्य व्यक्ति को नशा मुक्त, सामाजिक और उत्पादक जीवन की ओर ले जाना है तथा उसे रिलैप्स से बचाना है। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का एक संभावित परिणाम क्या होता है? संगठित अपराध में वृद्धि, अपराध में कमी, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि, बेरोजगारी में निश्चित कमी। तो संगठित जो अपराध है उनमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार संगठित अपराध को बढ़ावा दे सकता है तथा चोरी, लूट और हिंसा जैसी समस्याओं से जोड़ सकता है। परीक्षा में सीधे पूछे जाने योग्य मिश्रित प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एलएसडी किससे संबंधित है? एलएसडी क्या होता है? एलएसडी होता है अवसादक। एलएसडी क्या होता है? एलएसडी होता है अवसादक। और एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल एक विभ्रमकारी औषधि होती है। और एलएसडी क्या होती है? एलएसडी होता है अवसादक। ठीक है। हेरोइन किसके अंतर्गत आती है? ओपिएटस के अंतर्गत क्या आती है? हेरोइन आती है ओपिएटस के अंतर्गत। एलएसडी आती है, एलएसडी आती है जो है अवसादक के अंतर्गत। एल्कोहल आता है विभ्रमकारी के अंतर्गत। हेरोइन आती है ओपिएट्स के अंतर्गत। उसके बाद एम्फेथेमिन कैनाबिस। तो एलएसडी तो निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, सही सुमेलित पूछ रहा है ये, तो सही सुमेलित है, तो ये तो गलत है। एल्कोहल विभ्रमकारी औषधि भी गलत है। ये हेरोइन बिल्कुल सही है। हेरोइन ओपिएट्स किसके अंतर्गत आती है? हेरोइन ओपिएट्स जो है ओपिएट्स के अंतर्गत आती है। ओपिएट्स वर्ग में हेरोइन आती है। एलएसडी हेलुसिनोगेन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? एलएसडी आती है हेलुसिनोगेन। क्या बोलेंगे इसको? हेलुसिनोगेन के अंतर्गत एलएसडी आती है। हेरोइन में हीरो आ रहा है तो वो आ रहा है, तो ओ से क्या बन जाएगा? ओपिएट्स हो जाएगा। और एलएसडी हेलुसिनोगेन के अंतर्गत आएगा। हेलुसिनोगेन और एलएसडी। हेलुसिनोगेन एल्कोहल डिप्रेसेंट और एम्फेथेमिन यानी कि स्टिमुलेंट एम्फेथेमिन। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से युग्मों में से कौन सा गलत छाटना है? तो कैनाबीज गांजा, बिल्कुल कैनाबीज गांजा ही होता है। स्टिमुलेंट एम्फेथेमिन, ये भी बिल्कुल राइट है। स्टिमुलेंट एम्फेथेमिन, स्टिमुलेंट्स यानी कि एम्फेथेमिन। और हेलुसिनोगेंस यानी कि एलएसडी के अंतर्गत ही आता है हेलुसिनोगेंस। और अलग क्या हो जाएगा? डिप्रेसेंट। हीरोइन के अंतर्गत नहीं आता। हीरोइन के अंतर्गत तो जो है क्या आता है? अभी देखो, ओएटस जो होता है ओपिएटस जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? हीरोइन के अंतर्गत आता है। तो कैनाबीज में क्या आ जाएगा? कैनाबीज में गांजा आ जाएगा। स्टिमुलेंट्स में एम्फेथेमाइन आ जाएगा। हेलुसिनोजेंस में एलएसडी आ जाएगा। हेरोइन जो है ओपिएटस में रखा गया है, जबकि डिप्रेसेंट में एल्कोहल। डिप्रेसेंट में किसको? डिप्रेशन कौन देगा? डिप्रेशन देगा तो एल्कोहल देगा, ऐसे ध्यान रख लेना। डिप्रेसेंट एल्कोहल देगा और वैल्यूम या लिब्रम आदि दिए गए हैं। एल्कोहल दिया गया है डिप्रेसेंट में, एक वैल्यूम दिया गया है और एक लिब्रम दिया गया है। तो लिब्रम, वैल्यूम और एल्कोहल। निम्न में से व्यसन के उपचार का सही क्रम कौन सा है? मतलब कोई भी जब व्यसन लत लग जाती है तो उसका उपचार का क्रम कौन सा होता है? तो सबसे पहले काउंसलिंग दी जाती है उसको, या रिहेबिलिटेशन दिया जाता है। काउंसलिंग दिया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन दिया जाता है। तो देखो, डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले क्या दिया जाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन दिया जाएगा। सबसे पहले उसको डिटॉक्सिफिकेशन दिया जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन देने के बाद उसको काउंसलिंग दी जाएगी, परामर्श दिया जाएगा, मनोचिकित्सा दी जाएगी। उसके बाद रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन, इन्हें उपचार के 3 प्रमुख चरण हैं। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन से काउंसलिंग है और रिहेबिलिटेशन बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? टॉलरेंस में समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता हो सकती है।
डिपेंडेंस में व्यक्ति पदार्थ पर शारीरिक या मानसिक रूप से निर्भर हो सकता है, बिल्कुल सही है। विड्रॉल सिम्पसन पदार्थ बंद करने पर दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों कथन बिल्कुल सही है। टॉलरेंस में समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जब टॉलरेंस सहनशीलता होती है तो उसमें समान जो प्रभाव है उसके लिए अधिक मात्रा की क्या हो जाती है, टॉलरेंस में आवश्यकता हो सकती है। टॉलरेंस में जो है अधिक मात्रा की क्या हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है समान प्रभाव पर। डिपेंडेंस में व्यक्ति पदार्थ पर शारीरिक या मानसिक रूप से निर्भर हो सकता है। विड्रॉल सिम्पसन पदार्थ बंद करने पर दिखाई देता है। 1, 2, 3, तीनों कथन राइट। निम्न में से कौन सा क्रम व्यसन की अवस्थाओं का सही क्रम है? व्यसन यानी कि जब लत लग जाती है तो उसकी अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो पहले अर्ली हो जाएगा, मिडल हो जाएगा, क्रॉनिक लास्ट में आ जाएगा। तो अर्ली, मिडल और क्रॉनिक। व्यसन की प्रगतिशील अवस्था क्रमशः प्राथमिक, मध्य और स्थायी यानी कि क्रॉनिक अवस्था हो जाती है। लास्ट उसके लिए परमानेंट रोग हो जाता है, लत लग जाती है वो। निम्न में से कौन सा रोकथाम और उपचार का सही अंतर बताया गया है? रोकथाम समस्या उत्पन्न होने से बचाने के लिए की जाती है और उपचार समस्या के बाद सहायता प्रदान करने पर केंद्रित होता है। तो रोकथाम जो है समस्या उत्पन्न होने से बचाने पर रोकथाम की जाती है, रोका जाता है उसको, और उपचार समस्या के बाद सहायता पर केंद्रित होता है। रोकथाम का उद्देश्य नशे की शुरुआत को रोकना होता है, जबकि उपचार और पुनर्वास का उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन की ओर लौटाना होता है। निम्न में से कौन सा व्यसन के जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारणों का सही क्रम है? जैविक आनुवंशिक प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक तनाव और पीयर प्रेशर। सामाजिक कारण उत्तर नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आनुवंशिक जैविक के अंतर्गत आएगा, तनाव जो है मानसिक के अंदर, पीयर प्रेशर सामाजिक कारण। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? व्यसन एक क्रॉनिक और ट्रीटेबल डिजीज होती है। विड्रॉल सिम्पसन पदार्थ बंद करने पर उत्पन्न हो सकते हैं, ये बिल्कुल कथन सही है। असत्य ढूंढना है। रिहेबिलिटेशन का उद्देश्य व्यक्ति को समाज से स्थायी रूप से अलग करना होता है, ये गलत है कथन। पीयर प्रेशर का व्यसन सामाजिक कारण हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो रिहेबिलिटेशन का उद्देश्य व्यक्ति को समाज रूप से अलग, ये गलत हो जाता है। तो पुनर्वास का उद्देश्य इसके ठीक विपरीत होता है, व्यक्ति को समाज में पुनर्स्थापित करना होता है, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और उत्पादक जीवन से जोड़ना हो जाता है। व्यसन जो है, तो व्यसन क्या है? व्यसन एक क्रॉनिक और ट्रीटेबल डिजीज होती है। आदत को सुधारा जा सकता है और उसके पश्चात रिहेबिलिटेशन का उद्देश्य व्यक्ति को समाज से स्थायी रूप से अलग करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण 10 वन लाइनर तथ्य देखो। टॉलरेंस का मतलब समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता। पूरे जो अपन ने जो पार्ट पढ़ा, ए था पार्ट नंबर 4, तो इसका जो है अपन कह सकते हैं कि इसका जो है बिल्कुल निचोड़ यहाँ पे दे रखा है। देखो टॉलरेंस क्या होता है? समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की क्या होना आवश्यकता। समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता क्या कहलाती है? टॉलरेंस कहलाती है। डिपेंडेंस यानी पदार्थ पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता डिपेंडेंस कहलाती है। इसके पश्चात चलते हैं अपन विड्रॉल सिम्पसन किसे कहा जाता है? विड्रॉल सिम्पसन का मतलब होता है इनके पदार्थ बंद करने पर उत्पन्न जो लक्षण होते हैं वो विड्रॉल सिम्पसन के लक्षण होते हैं। एलएसडी क्या आते हैं? एलएसडी किसके अंतर्गत आती है? एलएसडी हेलुसिनोगेन के अंतर्गत आती है। हेलुसिनोगेन के अंतर्गत कौन आती है? एलएसडी आती है। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल, ऐसे ध्यान रखना, अल्कोहल डिप्रेस्ड करता है, यानी कि डिप्रेसेंट। तो मतलब अल्कोहल क्या करता है? डिप्रेस्ड करता है। एलएसडी क्या होती है? हेलुसिनोगेन के अंतर्गत आती है। विड्रॉल सिम्पसन पदार्थ बंद करने पर उत्पन्न समस्या। हेरोइन, मॉर्फिन, ओपियम, ओपिएट्स के अंतर्गत आती है। अगर ये ऐसे ध्यान नहीं रहे तो आपको कैसे ध्यान करना है? हेरोइन में ओ आ रहा है, मॉर्फिन में ओ आ रहा है, ओपियम में ओ आ रहा है, तो ओपिएट्स के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो हेरोइन आ जाएगी, एक और मॉर्फिन आ जाएगा, एक ओपियम आ जाएगा। हेरोइन, मॉर्फिन और ओपियम ओपिएट्स के अंतर्गत आ जाता है। एम्फेथेमाइन, कोकीन स्टिमुलेटेंट्स के अंतर्गत आती है, यानी कि एम्फेथेमाइन कोकीन स्टिमुलेटेंट्स के अंतर्गत आती है। मुलेंट्स यानी कि एम्फेथेमाइन कोकेन स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत आती है। एम्फेथेमाइन कोकेन स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत आती है। गांजा, चरस, भांग, कैनाबीज, ध्यान रखिए गांजा, चरस, भांग किसके अंतर्गत आएगी? गांजा, चरस, भांग जो है कैनाबीज के अंतर्गत आएगी। गांजा, चरस, भांग जो है कैनाबीज के अंतर्गत आएगी। गांजा, एक तो गांजा हो जाएगा, एक चरस हो जाएगा, एक भांग हो जाएगा, ये कैनाबीज के अंतर्गत आएगी। उपचार क्रम देखो, उपचार क्रम पूछा जा सकता है। उपचार क्रम की बात करें तो उपचार क्रम जो डिटॉक्सिफिकेशन, नया टॉपिक है तो इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनने हैं। तो उपचार क्रम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, उसके बाद आता है काउंसलिंग, उसके बाद रिहेबिलिटेशन। मिलान वाले प्रश्न भी इस पर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एम्फीथिएटर कोकीन
ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्टिमुलेंट्स। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गाजा से रस भांग केना बीज के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये मिलान वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्रम पूछा जा सकता है। पहले डिटॉक्सिफिकेशन आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग के बाद रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। इनके पुनर्वास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? नशा मुक्त, सामाजिक और उत्पादक जीवन की क्या करना? पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त, सामाजिक और उत्पादक जीवन की पुनर्स्थापना करना। तो इस प्रकार से अपने ये इस टॉपिक से संबंधित, व्यसन से संबंधित रहे पूरे 70 जो प्रश्न हैं, 65 पूरे 65 प्रश्नों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है और बिल्कुल क्विक रीजन में इनको कंप्लीट करवाया है, ताकि ये वाला टॉपिक आप ना छोड़ें और कम से कम इनका अध्ययन कर सकें। इसके पश्चात में वापस अलग टॉपिक वाइज CET में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जो टॉपिक है उनके टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने ये वाली सीरीज़, अब इसके पश्चात हम कोई भी, जैसे कि भारत के प्रीवियस भारत के बारे में, भारत की जो GK है उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो वाली जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भारत की GK से रिलेटेड, वो वाले प्रश्नों की मैं अगले क्लास लेकर के आऊँगा। तो उसको आप देखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।